प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मनुष्य है, आज का जो विद्यार्थी है, वो तनाव से अत्यंत ग्रसित है। और तनाव जब अपने उच्च शिखर या शंखनाद पर पहुँच जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन को हानि तक पहुँचा देता है। अपने यह लीला को समाप्त करने हेतु भी वो प्रयत्न कर लेता है। तो साथियों, तनाव का प्रबंध किस प्रकार किया जाए, उसी के संदर्भ में जो मेरे विचार है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, अभी कुछ ऐसे नाटकीय घटनाक्रम घटित हुए हैं जिनको स्वयं मैंने अनुभूत किया है। उसी की अनुपालना में मैं कुछ जो प्रसंग मैंने अनुभूत किए वो आपके समक्ष रखता हूँ। साथियों, अभी 2-3 दिवस पूर्व जो रीट भर्ती परीक्षा की जो परिणाम घोषित किया गया प्रथम स्तर का, उसमें एक विद्यार्थी जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसका फ़ोन आता है और वो असफल हो जाता है और मुझे कहता है मेरा जीवन ही नरक जैसा हो गया है सर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना माता अच्छी लग रही है, ना पिता अच्छे लग रहे हैं, ना मित्र अच्छे लग रहे हैं। ये खेत खलिहान मकान सभी मुझे दुराग्रह से युक्त नज़र आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि ये यहाँ जो सब प्रत्येक व्यक्ति जो घूम रहा है वो मुझे हीन दृष्टि से देखता है। ऐसा करके उसने अपने विचार रखे जो अपने शब्दों में मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। और वो कह रहा है सर मैं यह लीला को ही समाप्त कर देता हूँ। और वो आत्मघाती कदम उठाने तक की भी बातें करता है। साथियों, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया और बड़ी मुश्किल से उस स्थिति को नियंत्रित किया। तदुपरांत उसके पिता एवं माता से भी संवाद किया और उनको कहा कि इस पर नज़र रखें। 2-3 दिवस तक उसके जब मनोशांति स्थापित हुई, उसके उपरांत कल सायंकाल पुनः मैंने उससे संवाद किया। तब उसका जो मन है वो मजबूत हुआ और उसने कहा सर मैं अब आगामी अध्ययन की तरफ दृष्टि डालूंगा। एक साथियों, अभी कुछ समय पूर्व जब रीट का जो 2 गुने अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हुआ था, उसी रात्रिकालीन वेला में हमारे कोई परिजन है वो रुग्ण हो गए थे और उन्हें यकायक चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। और वहाँ पर भी एक प्रसंग ऐसा ही कुछ मैंने अनुभव किया। एक जो विद्यार्थी है वो जिसने रीट की परीक्षा दी थी, उसके कम अंक आए थे और उसका चयन 2 गुना अभ्यर्थी में नहीं हुआ था। तो उसने उस विरोधी स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा शराब पी ली और उसे उल्टियाँ हो रही थी और उसके मतलब जो रक्त जो चाप था वो भी बहुत बढ़ चुका था और उस स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। बड़ी गंभीर हालत थी। तो साथियों, ये कुछ ऐसे प्रकरण थे जो हाल ही विद्यार्थियों में सहज तरीके से देखे जा सकते हैं। विद्यार्थी इन तनाव से भरसक तरीके से गुजर रहा है और तनाव को वो बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं रख पा रहा है। साथियों, इन्हीं प्रसंगों की अनुपालना में कुछ मेरा भी जो प्रकरण है वो आपके समक्ष रखता हूँ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन हुआ, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन हुआ, नेट JRF उत्तीर्ण हो गई प्रथम प्रयास में। उसके उपरांत 2 जो प्रधानाध्यापक की जो भर्ती परीक्षा निकली थी उसमें 5 वर्ष का जो अनुभव मांगा गया था उसकी मैंने परीक्षा दी थी। तो उसके लिए मैंने बहुत भरसक यत्न किया था, बहुत श्रेष्ठ स्तर पर अपने प्रयासों से स्वयं को युक्त किया था। किंतु दुर्भाग्य से प्रथम प्रश्न पत्र श्रेष्ठ तरीके से संपन्न हुआ, किंतु द्वितीय प्रश्न पत्र जो कर रहा था उसमें गणित विषय पर मेरी बहुत गजब की पकड़ थी, किंतु उल्टियाँ हो गई, चक्कर आ गए और रक्तचाप वगैरह बढ़ गया। ऐसा करके ऐसी स्थिति बनी कि मेरे 20-25 प्रश्न छूट गए और परिणाम ये हुआ कि मैं असफल हो गया। साथियों, जब भी कोई मेरा साथी मिलता तो मेरे को कहता कि यार आप इतने प्रतिभावान, आपका चयन प्रधानाध्यापक पद पर कैसे नहीं हुआ, उनका हो गया, उनका बड़ा मतलब ऐसी तनाव की स्थिति बनी कि मैंने सोचा कि कोई औचित्य नहीं, इतना अध्ययन करने के उपरांत भी हम असफल हो गए। उसके पश्चात साथियों, जो सहायक आचार्य की जो भर्ती परीक्षा प्रारंभ हुई, इसके लिए मैंने अध्ययन प्रारंभ किया। अब मेरे सामने 2 चुनौतियाँ थी। साथियों, आप ध्यानपूर्वक सुने, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आशा करता हूँ अगर इन अनुभवों को आप अपने जीवन में समेटोगे तो निश्चित रूप से आपको जो बहुत वृहद स्तर पर जो सहायता है वो आपको तनाव को नियंत्रण करने में प्राप्त होगी। तो साथियों, जब
इस भर्ती परीक्षा की मैंने तैयारी प्रारंभ की तो मेरे जहन में दो प्रश्न उठे थे कि जब मैंने प्रधानाध्यापक पद के लिए जब इतना श्रेष्ठ स्तर पर अध्ययन किया था, उसके उपरांत भी मैं परीक्षा कक्ष में जाके मेरी सारा ही जो अध्ययन है वो वहीं धूलिसात हो गया। अगर कदाचित ऐसी स्थिति पुनः निर्मित हो गई तो क्या करेंगे, ऐसा करके मैं पुनः शोकग्रस्त हो गया। तो उस स्थिति में मैंने एक कागज लिया, पेन लिया और जो भी मैंने अपने अंदर जो कमियां थी उन कमियों को निकालने का प्रयास किया कि मेरी कमियां क्या क्या है, और उन कमियों को मैंने दूर करते हुए पुनः आगे बढ़ने का यत्न किया और परिणाम बहुत ही अच्छे रूप में सामने आया। आज लगता है कि प्रधानाध्यापक में असफलता मेरे इस पद पर चयन हेतु योग्य सिद्ध हुई है। अब साथियों मैं आता हूँ इन 3 प्रसंगों जो मैंने बताए हैं, उन 3 प्रसंगों के आधार पर आज का जो विषय है कि तनाव का प्रबंध कैसे किया जाए। एक जो विद्यार्थी है वो प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, हर कभी उसके जीवन में तनाव आता रहता है, उसका मन दुर्बल हो जाता है, तो इसका किस प्रकार प्रबंध किया जाए। तो साथियों मेरे अनुभव को आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे वीडियो से कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने वीडियो देखे, मैं अपने अनुभव को आपके समक्ष रख रहा हूँ। साथियों सबसे पहले तो आप अपने सामर्थ्य का परीक्षण करें, आपकी किस प्रकार की सीमाएं हैं, किस प्रकार की मर्यादाएं हैं, उनसे आप भली भांति परिचित हों। कहने का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क, मन एवं शारीरिक जो सोच है वो भिन्न होते हैं, और उन्हीं भिन्नताओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का जो योग्यताएं हैं वो भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। अर्थात कोई व्यक्ति हो सकता है 15 घंटा अध्ययन करता है, कोई व्यक्ति 8 घंटा अध्ययन करता है, कोई 6 घंटे करता है। तो हमारे जो सामर्थ्य है, हमारा जो सामर्थ्य है उससे हम भली भांति परिचित रहे। आज से आपकी जो मांग और पूर्ति में उचित समन्वय नहीं होना और मांग और पूर्ति में जो अंतराल ही सबसे बड़ा तनाव का कारण है। कैसे? एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि आज के दिवस मुझे 10 घंटे का अध्ययन करना है, और आप माना कि 8 घंटे ही अध्ययन कर पाए, तो आपके शाम को सोते सोते आपके दिमाग के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा और आप सोचोगे मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया। दूसरा पहलू देखो साथियों, आपने विचार किया कि मुझे आज 6 विषय वस्तु, 6 प्रकार की जो भिन्न प्रकार की जो विषय वस्तु है उसको पूर्ण रूपेण सज्ज करना है, किंतु आप उसमें से 4 या 5 विषयों को ही तैयार कर पाते हो, 1 या 2 विषय आपके छूट जाते हैं, समसामयिक छूट गई, शिक्षण विधियाँ छूट गई, या गद्य पद्य में से जो भी आपका विषय वो छूट गया, फिर आप तनाव में चले गए, फिर चिंताओं से युक्त हो गए कि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा अध्ययन सही नहीं हो रहा। फिर तीसरी स्थिति की कल्पना करें विद्यार्थियों, क्या आपकी मांग है, आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रातःकालीन वेला में जागरण करना है और अध्ययन करना है, 6 बजे से प्रारंभ करूंगा, और आप विलंब से उठे, जैसे ही उठे और फिर तनाव में हो गए। तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में जो मांग और पूर्ति है उसमें उचित समन्वय नहीं रह पाता है। तो विद्यार्थियों आप अपने लक्ष्य को सीमित बनाएं। मेरा आशय दीर्घकालीन लक्ष्य से नहीं है, आप जो प्रतिदिन का जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको सीमित बनाएं। सीमित का मतलब अपनी योग्यता के अनुरूप तय करें, दूसरों से प्रभावित नहीं हो। बहुत सारे वीडियो में देखे हैं, टाइम टेबल इस प्रकार बना लो, समय सारणी ऐसे ऐसे बना लो, इस अनुरूप अध्ययन करो। पर हो सकता है साथियों कि आप 8 घंटे पढ़ने में ही आपको उपयुक्त लगता हो, तो आप कम समय में अध्ययन प्रारंभ करो, कम विषय वस्तु से पढ़ना प्रारंभ करो, कम विषयों से पढ़ना प्रारंभ करो। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे रूप में सबसे पहले प्रारंभ करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, और जैसे जैसे आपका अध्ययन सुचारू रूप से अनवरत जारी होता है तदुपरांत अपने लक्ष्य को विशाल रूप में परिणत करते रहे। कहने का आशय ये है कि प्रारंभ में छोटे लक्ष्य से अपने विषय को प्रारंभ करें और धीरे धीरे इसको वृहद करते रहें। साथियों ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको अत्यंत शीघ्रता से ही चीज़ें स्मृति में संग्रहित हो जाती है, हो सकता है अपने को दीर्घ काल तक याद सहजता से नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में हो सकता है अपने को दोहरान करने की अत्यंत आवश्यकता पड़े। तो आप इससे भी भयभीत नहीं हो। किसी विद्यार्थी को 1 घंटे में याद हो रहा है और मेरे को मानना है कि 2 घंटे में याद हो रहा है, तो आप उसी की अनुपालना में अपने अध्ययन को सुचारू रखें।
ऐसा ना करें कि मैं आधा घंटा, वो आधे घंटे में याद कर लेता है और मैं 2 घंटे में याद कर पाता हूँ, ऐसा ना करें। तुलना बिल्कुल भी ना करें, तुलना को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दे अपने सामर्थ्य के अनुसार। कोई मोटा व्यक्ति है वो 200 किलो का वजन उठा लेता है, अब पतला व्यक्ति हो सकता है वो 50 किलो का वजन उठा लेता है, परंतु वो 50-50 के हिसाब से भी वो अपने निमित्त को सिद्ध कर सकता है, साध्य रूप में परिणित कर सकता है। अतएव आप इस बात का ध्यान रखिए, प्रतिदिन की दिनचर्या में सुबह से शाम तक की आपकी दिनचर्या इस प्रकार बनाएं कि तय समय पर ऐसे है ये करना है, और अपने शिथिलताएं भी रखें। हो सकता है किन्हीं कारणों से आपका अध्ययन प्रभावित हो जाए, तो उसके लिए अगले दिवस के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए आप कागज ले, पेन ले, उसमें आप सीमित लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, कम लक्ष्य बनाएं, कम मात्रा में बनाएं, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। ये तो हो गया साथियों सामर्थ्य की बात। अब है दूसरा तनाव का प्रमुख कारण। तो पहला मैंने बता दिया कि अपने सामर्थ्य में मांग और पूर्ति में जब अंतराल उत्पन्न हो जाता है तो इस अंतराल को कम करें। आपने लक्ष्य बनाए और लक्ष्य की जो पूर्ति हो रही है उसके मध्य जितना कम अंतराल होगा, जितनी रिक्तताएं कम होगी, तनाव उतना स्वतः ही कम होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। अब साथियों दूसरा है कि अपने सामर्थ्य को किस प्रकार बढ़ाएं हम। भाई सामर्थ्य कम होने के कारण हम तनाव से युक्त हो रहे हैं, सामर्थ्य को अधिक कैसे बनाएं, अर्थात अपने मन एवं शरीर को मजबूत कैसे बनाएं। हमारा मन कमजोर है तभी तो हम चिंता से युक्त हो गए। साथियों इस बात का ध्यान रखिए, ये दूसरा पहलू बता रहा हूं। अगर मन दुर्बल है तो चिंता से युक्त होगा, यदि मन सबल है तो चिंतन से युक्त होगा। अगर हमने चिंता की, इसका आशय है कि मन चिंताओं से युक्त हो गया। अगर हमने चिंतन किया तो मन मजबूत हो गया। तो हमें हमारे मन को सबल बनाना है, चिंतन से युक्त बनाना है। इस हेतु क्या प्रयास कर सकते हैं? तो साथियों अपने को मन और शरीर दोनों को मजबूत रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है साथियों इस शरीर और मन को मजबूत कैसे रखा जाए, मन को मजबूत कैसा रखा जाए। आप सोचेंगे मैं आध्यात्म से संबंधित बातें कर रहा हूं, पर साथियों ये कदापि नहीं है। कतिपय कुछ प्रक्रम ऐसे थे जिनका अनुकरण मैंने किया है, वही आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं हवाई बातें कदापि नहीं करता हूं। तो साथियों सबसे पहले है अपने शरीर के अंदर जल, वायु, आहार और निद्रा, इन चारों की बराबर पूर्ति होनी चाहिए। जल, वायु, आहार और निद्रा, इनके अगर समान प्रक्रम होंगे तो हमारा मन कदापि दुर्बल नहीं होगा। अब कैसे? आप जब भी अध्ययन करें तो अध्ययन के मध्य अंतराल रखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जल का सेवन करते रहे, जलपान करते रहे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर जल लेते रहेंगे उससे आपके शरीर के अंदर जल की पूर्ति रहेगी, और जल की पूर्ति रहेगी तो आपका शरीर विभिन्न प्रकार के व्याघातों और आघातों से लड़ने के लिए सज्ज होगा। तो जल की मात्रा थोड़ी थोड़ी पूरे शरीर, क्योंकि मैंने अनुभव किया साथियों, ये कमी मेरी भी थी कि हम जब जल की मात्रा कम कर देते हैं तो हमारा शरीर के अंदर अध्ययन का जो क्रम है उसमें टूटन हो जाती है, अंतराल स्वतः ही जन्म ले लेता है। तो जल से संबंधित है, जल का आप बराबर पान करते रहे। दूसरा है वायु। साथियों आप खुद अनुभव करें, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप अनुभव करें, आप श्वास ले रहे हैं, कितनी श्वास जा रही है आपकी जो श्वास है केवल आपके जो ये हृदय चक्र है उस हृदय चक्र तक ही भी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। सोचिए विद्यार्थियों, पूरे शरीर को प्राण वायु की आवश्यकता है। पूरे शरीर के स्वस्थ होने पर ही मन और शरीर मजबूत होता है। तो हमें हमारी प्राण वायु को आज्ञा चक्र तक पहुंचाना है और नीचे नीचे मूलाधार चक्र तक पहुंचाना। उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? सीधा स्पष्ट साथियों, लंबी दीर्घ श्वासें ले। दीर्घ श्वासों के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। लंबी श्वास ले, लंबी श्वास से आपकी ऑक्सीजन प्राणवायु शरीर में प्रसारित होगी तो आपका तनाव स्वतः ही, तनाव का जो विरेचन स्वतः ही हो जाएगा अध्ययन के समय। तो आप लंबी लंबी श्वासें ले, आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका कैसे करते हैं आप बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, उनसे देख सकते हैं। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम। जब आप भस्त्रिका और कपालभाति कर रहे हो तो आपका जो मूलाधार चक्र है वहां तक प्राणवायु पहुंच रही है और उस चक्र से आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी हो रही है। और जब हम इस प्रकार के व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा है वो अधोगामी हो रहा है, नीचे की तरफ जाती है। अब दूसरा विषय है साथियों, अपनी ऊर्जा, अपने आज्ञा चक्र को किस प्रकार मजबूत करें। तो उसका सीधा दृष्टिकोण है साथियों कि आप
अनुलोम विलोम करो, भ्रामरिक करो, उद्गीत करो। तो साथियों ये 4-5 प्राणायाम है, भस्त्रिका, भ्रमरिका, उद्गीत और भ्रामरिक और उज्जयी। इस प्रकार ये 4 प्रकार के अनुलोम विलोम, ये जो 4-5 प्राणायाम ज़्यादा समय निवेश नहीं करना, मात्र 5 से 10 मिनट की समयावधि के मध्य ये पूर्ण हो जाते हैं। इसको आप करो। इस प्रकार आपके शरीर के अंदर प्राणवायु रहेगी तो आपका शरीर जो ये तनाव है उस तनाव से लड़ने के लिए मजबूत होगा, आपका सामर्थ्य निरंतर मजबूत होगा, आपकी याददाश्त एवं स्मरण शक्ति में भी बेतहासा परिवर्तन होगा। तो जल और वायु के संदर्भ में मैंने विषय को रख दिया। अब तीसरा है साथियों पूर्ण निद्रा दे। जी हाँ साथियों, आप निद्रा में किसी भी भांति की कटौती नहीं करें। कम से कम 7 से 8 घंटे की आप निद्रा ले, अभ्यास को विकसित करें। शाम के समय मोबाइल और टीवी से बचें। मोबाइल को आपको देखना है 6-7 बजे से पूर्व में देख ले। रात्रि में अध्ययन किया, 9, साढ़े 9, 10, 11, साढ़े 11 तक आप सो जाओ। 7 से 8 घंटे की तल्लीन नींद निद्रा लो। दिन के अंदर भी आप 5-5, 10 मिनट की एक झपकी लोगे, वो आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकार का आप प्रक्रम कर सकते हैं। तो निद्रा पूर्ण लेनी अभ्यास से ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी, चीजें सहजता से अपने शरीर में ग्राह्य रूप में स्थापित हो जाएगी। अब साथियों आहार के लिए आप ध्यान रखिए, आप पौष्टिक आहार को ग्रहण करें। पौष्टिक आहार से आप आज से हल्का आहार भी ले सकते हैं। साथियों जब मैंने तैयारी की थी तब मेरे वायु की समस्या अर्थात गैस की समस्या पेट में उत्पन्न हो गई थी, उससे मुझे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो आप हल्का आहार भी ले सकते हैं, दलिया, खिचड़ी इत्यादि जो पौष्टिक आहार से युक्त भोजन है उसका सेवन करें। साथ ही साथ जब आप भोजन कर लेते हैं, जैसे प्रथम पारी में अर्थात 11-12 बजे के इर्द गिर्द आपने भोजन किया, आप अध्ययन के लिए आए, पुनः आप कुर्सी पर बैठ गए तो भोजन आपके पेट में पड़ा ही रह गया, तो वो तनाव, गैस और शरीर के दुर्बलता का कारण बनेगा। तो आपको क्या करना है, आप जब भी भोजन करके आए 10-15-20 मिनट के लिए समसामयिक ले ली और कमरे में घूमते घूमते आप पढ़ते जाए, घूमते घूमते अध्ययन किया, उससे क्या आपका पेट की जो क्रियाएं हैं वो भी सही रहेगी। ऐसे कैसे ही प्रकरण आप शाम को भी कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आहार में सूखे मेवे का भरसक प्रयोग करें, सूखे काजू, किशमिश, बादाम भी खाएं। इससे आपका मस्तिष्क है वो तेजोदीप्त रहेगा और आभा से युक्त रहेगा। आपको लग रहा है बाबा की तरह व्याख्यान चल रहा है, ऐसा कदापि नहीं है साथियों। ये व्यवहारिक विषय है जिनको आपको काम में लेना चाहिए। तो साथियों निद्रा, आहार, जल और वायु, इनके संदर्भ में मैंने विषयों को आपको अवगत कराया है। इनसे आप भली भांति इन चीज़ों को काम में ले, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयोग करें, आपका अध्ययन बहुत ही उच्च स्तरीय हो जाएगा। अब साथियों एक है कि अपना विचार करें साथियों, नौकरी सब कुछ नहीं होती है। हमें असफलता मिल गई तो हमें धैर्य रखना चाहिए, सहजता रखते हुए, और जो भी कमियां हैं उन कमियों को हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर आप अपनी कमियों से भली भांति परिचित नहीं है साथियों, तो आप असफलता को स्वयं में निर्धारित कर रहे हैं। आप अपने दैनिक अध्ययन के अंदर अनुभूत करें कि मेरी क्या क्या कमियां और मैं इन कमियों को किस प्रकार दूर कर सकता हूं। मूल्यांकन की जो आदत है वो आपके अंदर निहित रहनी चाहिए। जितना आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे उतनी जो कमियां हैं अध्ययन की वो दुरुस्त होगी और चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें मैंने आपको अवगत करा दी है साथियों, इनसे करते रहें। साथियों नौकरी सब कुछ नहीं है। यदि हम असफल हो गए तो अपने को पुनः 2 गुने शक्तियों के साथ में, ऊर्जा के साथ में अध्ययन हेतु सज्ज होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं 2-3 विषय आपको और अवगत कराऊंगा जिससे आप तनाव को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसका प्रबंध कर सकते हैं, उस तनाव का बहुत ही भली भांति तरीके से विरेचन कर सकते हैं। साथियों आप कभी अध्ययन के दरमियान या पेड़ पौधों को भी देखिए, कभी आप इस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाएं कर सकते हैं। पेड़ पौधों को देख सकते हैं कभी कुछ समय के लिए, उनकी पत्तियां किस प्रकार हिल रही है, बहुत सुकून महसूस होगा आपको। आप रात्रि के समय जब अध्ययन कर रहे हैं तो बाहर निकले, खुली छत के ऊपर आप आकाश को निहार सकते हैं, निहारिका के दर्शन कर सकते हैं, तारों को देख सकते हैं। आप हाथों को फैला के अपने हथेलियों को आकाश की तरफ करके आप लंबी लंबी श्वासें मुख के अपने आकाश की तरफ अपने मुख को करके आप लंबी लंबी श्वासें भी ले सकते हैं, हथेलियों को ऊपर कर सकते हैं। साथियों आपका तनाव निश्चित रूप से इन क्रियाओं से विरेचित होगा। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त आप साथियों एक विशेष कल्प बताता हूँ मैं कि आप अपने इष्ट के प्रति देहनिष्ठ रहे।
साथियों, जब प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर मेरे को असफलता मिली थी, तब एक मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा था कि आपको असफलता मिली है, प्रतिभा भी है, अध्ययन भी उच्च कोटि का हुआ है, तो उन्होंने मुझे क्या कहा है कि आपका क्या भगवान पर श्रद्धा भाव कम कर दिया क्या आपने, ऐसे करके हंसी मजाक में उसने बात कर दी। तो वो बात मेरे को बहुत लगी थी कि वाकई साथियों, अपने को जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उस शक्ति से जुड़े हुए रहना चाहिए। अब बहुत सारे वैज्ञानिक हो सकते हैं, विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत सारा आजकल वैज्ञानिक युग है, पर साथियों अपने को इष्ट के प्रति ध्येयनिष्ठ रहना चाहिए। और क्यों अपने ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर अपना सहारा बनेगा। हम हनुमान जी के जो जिसको आप मानते हैं, आप हनुमान को मानते हो, राम को मानते हो, शिव को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, उसके प्रति पूर्णतः निष्ठा भाव रखिए। और जब आप मंदिर जाते हो या जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब अपने मन के अंदर जो तनाव वाले विचार आ रहे हैं वो उनके समक्ष प्रस्तुत करें, अपने ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से अपने अंदर के जो गलत विचार है वो बाहर की तरफ प्रस्फुटित हो रहे हैं। इससे क्या होगा, अपना तनाव है वो तनाव प्रबंधित होगा, विरेचित होगा। इसीलिए अपने ईश्वर के प्रति भी ध्येयनिष्ठ रहना चाहिए, अपने लक्ष्य के बारे में ईश्वर को अवगत कराना चाहिए। इसीलिए वो जो तीसरी शक्ति है परमात्मा शक्ति है, वो भी अपने साथ में जुड़ी हुई रहेगी। तो साथियों, आशा कर सकते हैं या आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से जो लाभ है वो प्राप्त होगा। साथियों, आप सुने, इसको बारंबार सुने, एक दो बार सुनोगे तो आपके जो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सहज तरीके से आपके मन मस्तिष्क में उतरेगी। और भविष्य के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, इससे जुड़े, कुछ अच्छी टिप्पणियां करें। और आपको अगर लगता है कि तनाव को कम करने के लिए और भी कुछ विशेष उपाय है जिसको किया जा सकता है, तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, ताकि हो सकता है मैंने जो बात बताई उसमें कुछ कमी रह गई हो और वो बात आप टिप्पणी के माध्यम से दूसरे अभ्यर्थी को देखें तो उसको सहायता प्राप्त होगी। तो आप अभ्यर्थी सभी साथी अपने अध्ययन को दुरुस्त एवं द्रुतगामी बनाए रखिए। आपको अग्रिम भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद,